दोस्तों, आज मैं वसीयत, विल और प्रोबेट से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कानूनी परिवर्तन के बारे में बताने जा रहा हूं। मेरे YouTube चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन लॉ इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आई एम एडवोकेट मुकुंद महाजन। क्या प्रोबेट अब भी अनिवार्य है? मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे शहरों में पहले प्रोबेट क्यों अनिवार्य था? अब गज़ेट ऑफ इंडिया के अनुसार क्या बदल गया है? यह वीडियो आपको पूर्ण, प्रामाणिक और आधारित कानूनी जानकारी देगा। प्रोबेट क्या है? मूल अवधारणा। प्रोबेट का अर्थ है एक सक्षम न्यायालय द्वारा जारी किया गया ऐसा प्रमाणपत्र जिसमें यह घोषित किया जाता है कि वसीयत असली, वैध और कानूनी रूप से लागू करने योग्य है। परंपरागत रूप से प्रोबेट में शामिल था न्यायालय में याचिका दायर करना, मूल वसीयत प्रस्तुत करना, गवाहों की जांच, न्यायिक सत्यापन। कुछ मामलों में प्रोबेट मिलने के बाद ही वसीयत के तहत अधिकारों को लागू किया जा सकता था। पुराना कानून प्रोबेट क्यों अनिवार्य था? धारा 213 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925। पहले धारा 213 में यह प्रावधान था कि किसी भी कार्यपालक या लाभार्थी के रूप में अधिकार तब तक किसी न्यायालय में स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक प्रोबेट या लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त न कर लिए जाए। हालांकि यह नियम पूरे भारत में समान रूप से लागू नहीं था। केवल मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में ही क्यों? यह अंतर ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के कारण उत्पन्न हुआ। प्रेसिडेंसी टाउन थे बॉम्बे, मुंबई, मद्रास, चेन्नई, कलकत्ता, कोलकाता। इन शहरों में उच्च मूल्य की अचल संपत्तियां थीं। यूरोपीय आबादी रहती थी। उत्तराधिकार संबंधी विवाद अधिक होते थे। इसलिए ब्रिटिश शासन ने इन क्षेत्रों में वसीयतों के लिए कड़ी न्यायिक जांच की व्यवस्था की। धारा 57 और 213 संयुक्त प्रभाव, पुरानी स्थिति। प्रोबेट तभी अनिवार्य था जब निम्न सभी शर्तें पूरी होती थीं। वसीयत हिंदू बटा बौद्ध बटा सिख बटा जैन बटा पारसी द्वारा बनाई गई हो। वसीयत अचल संपत्ति से संबंधित हो। संपत्ति प्रेसिडेंसी टाउन में स्थित हो। मामला धारा 57 का या 57 ख के अंतर्गत आता हो। यदि हाँ, प्रोबेट अनिवार्य। यदि नहीं, प्रोबेट वैकल्पिक। इस व्यवस्था के कारण दशकों तक भौगोलिक असमानता बनी रही। अनिवार्य प्रोबेट की समस्याएं। समय के साथ अनिवार्य प्रोबेट से उत्पन्न हुईं अत्यधिक देरी, अधिक कानूनी खर्च, मुकदमों की बहुलता, न्यायालयों पर अनावश्यक बोझ, अनुच्छेद 14 के अंतर्गत असमानता। कई वास्तविक उत्तराधिकारियों को केवल संपत्ति के स्थान के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ऐतिहासिक परिवर्तन। भारत का राजपत्र 21 दिसंबर 2025 को प्रकाशित। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण भाग। गज़ेट ऑफ इंडिया एक्स्ट्राऑर्डिनरी, भाग 2, अनुभाग 1, पृष्ठ 7। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 2 धारा 213 को निरस्त किया जाएगा। धारा 213 को निरस्त किया जाएगा, इसका कानूनी अर्थ। धारा 213 के निरस्तीकरण का अर्थ है अनिवार्य प्रोबेट की बाध्यता समाप्त। अब भारत में कहीं भी प्रोबेट अनिवार्य नहीं है। प्रेसिडेंसी टाउन का भेद समाप्त। वसीयत के आधार पर अधिकार सीधे दावा किए जा सकते हैं। प्रोबेट अब वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं। अब प्रोबेट कानूनी अनिवार्यता नहीं, बल्कि सहायक न्यायिक प्रमाण है। क्या इसका मतलब है कि प्रोबेट बेकार हो गया? बिल्कुल नहीं। आज भी प्रोबेट कानून में मौजूद है। न्यायालय प्रोबेट प्रदान कर सकते हैं। प्रोबेट से मिलता है मजबूत कानूनी निश्चितता, भविष्य के विवादों से सुरक्षा, बैंकों और प्राधिकरणों का विश्वास। लेकिन अब कानून आपको इसके लिए बाध्य नहीं करता। आम जनता पर व्यावहारिक प्रभाव। धारा 213 के निरस्तीकरण के बाद कानूनी उत्तराधिकारी वैध वसीयत प्लस साक्ष्य के आधार पर कार्य कर सकते हैं। बैंक, सोसाइटी, प्राधिकरण कानूनन प्रोबेट की अनिवार्यता नहीं थोप सकते। संपत्ति म्यूटेशन प्रक्रिया सरल और तेज हो जाती है।
मुकदमेबाजी की लागत काफी कम होती है। हालांकि संस्थागत नीतियों के तहत प्रोबेट मांगा जा सकता है, जिसे अनुचित होने पर चुनौती दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट की निरंतर सोच। पहले भी सुप्रीम कोर्ट यह स्पष्ट कर चुका था कि प्रोबेट प्रक्रिया और साक्ष्य का नियम है, वसीयत की वैधता का नहीं। अब धारा 213 के निरस्तीकरण के साथ यह सिद्धांत विधायी रूप से और मजबूत हो गया है। महत्वपूर्ण अस्वीकरण दर्शकों के लिए। यह वीडियो केवल कानूनी जागरूकता और शैक्षिक उद्देश्य से है। यह किसी न्यायालय या कानून की आलोचना नहीं करता। मामले विशेष की सलाह के लिए योग्य अधिवक्ता से परामर्श करें। निष्कर्ष। दोस्तों, यह संशोधन एक 100 वर्ष पुराने औपनिवेशिक अवरोध को हटाता है और भारत के उत्तराधिकार कानून में समानता, न्याय और सरलता लाता है। यह एक जनहितैषी सुधार है, जिससे लाखों परिवारों को लाभ होगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको समय पर ऐसे और भी महत्वपूर्ण कानूनी वीडियो मिलते रहें। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि इस चैनल के माध्यम से मैं विभिन्न विषयों पर सटीक, वैधानिक और शोध आधारित कानूनी जानकारी निरंतर प्रदान करता रहूंगा। यदि आप इस शैक्षिक प्रयास का समर्थन करना चाहते हैं, तो YouTube वीडियो के नीचे थैंक्स का विकल्प प्रदान करता है। कोई भी छोटा योगदान पूर्णतः स्वैच्छिक है और मुझे गुणवत्तापूर्ण कानूनी जागरूकता सामग्री बनाते रहने में सहायता करता है। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।